सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 5 नवंबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे हमास और पीए के बीच हुई पक्की डील। हमास बोला जमीन हमारी, हुकूमत भी हमारी। कतर ने गजा में इंटरनेशनल फोर्स को शर्तों के साथ दी मंजूरी। गजा में इमदाद अधूरी, यूएन बोला लौट सकती है भुखमरी। गजा की 81% इमारतें मलबा बनी, यूएन रिपोर्ट ने खोली तबाही की सूरत। लेबनान का पलटवार, कहा सीरिया से हथियार मिलने की कहानी है झूठी। ईरान ने हथियारों के एक्सपोर्ट को नकारा, डील की रिपोर्टों को बताया बेबुनियाद। सूडान बोला जब तक मकसद नहीं होते पूरे जारी रहेगी जंग। सूडान का कसाई अबू लुलू गिरफ्तार। और हज के सफर पर जाने वालों के साथ अब नहीं होगा फ्रॉड, सऊदी अरब ने की बड़ी तैयारी। शुरुआत करते हैं इस शो की बड़ी खबर के साथ। हमास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के बीच गजा का निज़ाम चलाने के लिए डील पक्की होने की खबर आई है। हमास ने कहा है कि ज़मीन पर कंट्रोल हमारा रहेगा, ज़मीन पर कंट्रोल हमारा रहेगा, और जबकि इसराइल अमेरिका इसके खिलाफ है। गजा की सियासत में बड़ा मोड़ आ गया है दोस्तों। दो सियासी दुश्मन जमातें एक हो गई हैं, हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी यानी महमूद अब्बास वाली पीए। इसके बीच गजा का, हमास और पीए के बीच गजा का निज़ाम संभालने के लिए एक कमेटी बनाने पर समझौता हो गया है। हमास के सीनियर रहनुमा मूसा अबू मरजूक ने अल जज़ीरा से बातचीत में इसकी तस्दीक भी की। उनके मुताबिक ये कमेटी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की तरफ से काम करेगी। इसका काम होगा बॉर्डर क्रॉसिंग्स की निगरानी और सिक्योरिटी फोर्सेस की देखरेख। कमेटी की अगुवाई पीए का एक मिनिस्टर करेगा। हालांकि अबू मरजूक ने यह नहीं बताया कि क्या इस फैसले पर अमेरिका या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी दोनों की ऑफिशियल मंजूरी मिल गई है या नहीं, इसलिए समझौते की असल हैसियत अभी थोड़ी धुंधली है। हम भी इसे बस हमास का दावा मान रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमास की तरफ से दावा किया गया है वो बहुत मजबूत है, और वो भी वही कोई हवा में बात करता हुआ दिखता तो नहीं है। अभी अरबी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कमेटी की अगुवाई के लिए नाम सामने आया है फ़लस्तीनी हेल्थ मिनिस्टर माजिद अबू रमज़ान का, लेकिन खबर है कि इसराइल ने उनके नाम को ठुकरा दिया है। हमास के लीडर अबू मरजूक ने यह भी खुलासा किया है कि इसराइल अब तक यूएन फोर्स को गजा में एंट्री देने से इनकार कर रहा है, जबकि अमेरिका की यूएन ड्राफ्ट में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती का जिक्र है। उन्होंने कहा कि इस फोर्स का दायरा, इसका काम और इलाका तय करने पर अभी लंबी बहस बाकी है। और सबसे अहम बात, अबू मरजूक ने दो टूक कहा, सुनिएगा, दो टूक कहा हमास के अबू मरजूक ने कि गजा की ज़मीन पर ताकत हमास के पास है। अगर हमें निहत्था किया गया तो दूसरी बंदूकें उठेंगी, जैसे इराक में हुआ जहां फौज टूटी और अलकायदा आईएसआईएस उभरे। उनका कहना था कि अगर कोई फोर्स बनेगी तो फ़लस्तीनी फोर्स होनी चाहिए, वो फ़लस्तीनियों की रजामंदी से बननी चाहिए, ताकि कोई अंदरूनी टकराव या बगावत ना हो। यानी तस्वीर दोस्तों साफ है कि गजा का कंट्रोल छोड़ने को हमास बिल्कुल तैयार नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बदला जा रहा है, हकीकत वही है, यानी ज़मीन हमारी, हुकूमत भी हमारी। अब ऐसे में अगर ये अमल में आ जाता है तो नेतन्याहू के मौक़िफ़ का, उसके जो मकसद हैं, उसके जो टारगेट्स हैं, उनका क्या होगा कि हमास को निहत्था करेंगे, हमास को बाहर करेंगे। यहाँ तो हमास ज़मीन पर ताकत संभालने की बात कर रहा है। खैर देखते हैं किसका टारगेट पूरा होता है और किसका बयान अधूरा रह जाता है। दूसरी खबर यह है कि फ़लस्तीनी ग्रुप हमास ने जंगबंदी मुआहदे के तहत एक और इसराइली होस्टेज की लाश गजा में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी आईसीआरसी के हवाले कल रात कर दी। इसराइली फ़ौज ने भी इसकी तस्दीक की कि होस्टेज की लाश रेड क्रॉस के हवाले की गई और फिर इसके बाद इसराइल पहुंची। हमास का कहना है कि लाश गजा सिटी के मशरकी इलाके शुजाइया के ईस्ट में येलो लाइन, जिस पर आईडीएफ का कब्जा है, उसके पार के इलाकों पर येलो लाइन के अंदर सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली, क्योंकि इस इलाके में जहां आईडीएफ ने कंट्रोल कर रखा है वहां पर फिर से आईडीएफ ने हमास और रेड क्रॉस दोनों की टीम को मिलकर होस्टेजेस की बॉडीज ढूंढने की इजाज़त दी थी।
कतर के वजीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने कहा है कि अमरीकी सुलह के तहत हुए जंगबंदी मुआहदे के तहत गजा में तैनात की जाने वाली इंटरनेशनल फोर्सेस का मकसद ये होना चाहिए कि फ़लस्तीनी और इसराइली एक दूसरे के लिए ख़तरा ना बने। एक तरीके से उन्होंने इंटरनेशनल फोर्सेस गजा में भेजने की हरी झंडी भी दी है। अल थानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को एक वाज़ेह मैंडेट के तहत काम करना चाहिए और कतर अमेरिका के साथ मिलकर इस मैंडेट को तय करने पर काम कर भी रहा है। शेख मोहम्मद ने कहा कि जब हम इंटरनेशनल फोर्सेस की बात करते हैं तो इसके लिए वाज़ेह हिदायतें ज़रूरी हैं। हम अमेरिका के साथ मिलकर इन हिदायतों पर काम कर रहे हैं। इस फोर्स का बुनियादी किरदार ये होना चाहिए कि वो फ़लस्तीनियों और इसराइली दोनों के तहफ़्फ़ुज़ को यानी उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएं ताकि कोई भी पार्टी दूसरे के लिए ख़तरा ना बने। दोस्तों, जंग बंदी यानी सीज़ फायर के मुआहदे के मुताबिक अरब और मुस्लिम ममालिक की एक जॉइंट फोर्स फ़लस्तीनी इलाकों खुसूसन गज़ा में अमन और स्टेबिलिटी बरकरार रखने के लिए तैनात होगी। लेकिन सवाल ये है कि इंटरनेशनल फोर्सेस क्या वाकई गज़ा के लोगों के साथ इंसाफ कर पाएंगी या इसके पस पर्दा कोई और मंसूबा तो नहीं है। शायद इस सवाल का जवाब अगले कुछ महीनों में साफ साफ मिल जाएगा। गज़ा में क्या सूरत हाल है इससे आप सभी वाकिफ़ हैं। सर्दियां आने वाली हैं और इसराइल गज़ा में बहुत कम इमदादी ट्रकों को यानी मदद के ट्रकों को और गाड़ियों को जाने की इजाज़त दे रहा है। यूनाइटेड नेशंस और इंसानी हमदर्दी रखने वाली तंजीमों ने खबरदार किया है कि सर्दियों के करीब आने के बाद या आने के साथ भूख और मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, जबकि पुराने खेमे फटने लगे हैं और हालात बदस्तूर ख़राब हैं। ये जंगबंदी दरअसल गज़ा में बड़ी मकदार में इमदाद पहुंचाने के लिए की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रक जाएंगे। वो गज़ा जहां अगस्त में भुखमरी की तस्दीक हो चुकी है और तकरीबन 23 लाख आबादी में से ज़्यादातर लोग अपने घरों से महरूम हो गए हैं, उसी गज़ा में सीज़ फायर के बाद भी लोग बेबुनियादी ज़रूरतों की चीज़ों से अब भी महरूम हैं। सीज़ फायर हो गया लेकिन हालात जंग जैसे हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP के मुताबिक अब भी सिर्फ ज़रूरत की आधी मकदार में ही खुराक दाखिल हो रही है, जबकि फ़लस्तीनी एड ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि गज़ा में मदद सिर्फ 25 से 33% तक ही पहुंच रही है। वहीं इसराइल का कहना है कि वो जंगबंदी के मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, जिसके मुताबिक रोज़ाना 600 ट्रक इमदादी सामान गज़ा में दाखिल होना चाहिए, लेकिन 125 से 140 ट्रक ही रोज आ रहे हैं, यानी एक चौथाई मान लीजिए। इसराइल खुराक की कमी का इल्ज़ाम हमास पर लगाता है कि वो इमदाद चुरा लेता है, जिससे हमास भी लगातार इनकार करता आया है कि भाई हम अपने ही फ़लस्तीनी भाइयों के लिए आई मदद को आखिर क्यों चुराएंगे, हम हैं ही कितने से, हम लाखों की मदद क्यों चुराएंगे। फिलहाल इसराइल के इल्ज़ामों और उसकी गैर इंसानी पाबंदियों के बीच गज़ा के लोग अब भी आधे पेट रहने को मजबूर हैं और उन्हें ज़रूरत के कई सामानों का अब भी बस इंतज़ार ही करना पड़ रहा है। हाँ, इस सीज़ फायर से बस एक काम अच्छा हुआ है, रोज़ जो 50, 60, 70, 80, 100 की तादाद में लोग शहीद होते थे वो तादाद घट गई है। यूनाइटेड नेशंस ने एक वार्निंग दी है कि गज़ा में खुराक पहुंची है मगर ज़िंदगी अब भी दांव पर लगी। ये वार्निंग है। जंगबंदी के बाद अब तक गज़ा में 10 लाख लोगों को UN ने राशन के पैकेट बांटे हैं खाने के, मगर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि ये ज़िंदगी बचाने की दौड़ है और अब तक गज़ा को जो मिला है वो बेहद कम है। गज़ा की ज़्यादातर बॉर्डर बंद हैं और इसराइल की तरफ से इस सिलसिले में कोई वजह नहीं बताई जा रही। WFP के तर्जुमान अबीर अतफा ने जिनेवा में कहा, हमने 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों तक खाना पहुंचाया है, लेकिन भूख अब भी हावी है और अगर सरहदें न खुली तो ये जंगबंदी भी भुखमरी में बदल जाएगी। गज़ा को हैवानों की तरह तबाह किया गया। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट ने इसराइली हमलों से हुई तबाही की हकीकत खोल के रख दी और इस हकीकत को दुनिया पढ़ रही है। मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं। गज़ा में 81% इमारतें और ढांचे तबाह हो चुके हैं। ये UN का ऑफिशियल बयान है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि 2 साल तक हुई इसराइली बमबारी ने गज़ा को मलबे में बदल दिया है। सैटेलाइट सर्वे के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि गज़ा की ज़िंदगी अब सिर्फ राहत कैंपों और टेंटों में सिमट कर रह गई है। यूनाइटेड नेशंस के तर्जुमान फरहान हक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमदाद जारी है लेकिन पैमाना बहुत बड़ा है। हमने 5 टेम्पररी स्कूल दोबारा खोले हैं, लेकिन असल ज़रूरत पूरे गज़ा को फिर से
जिंदा करने की है। लेबनान के एक बड़े और फेमस चेहरे नबी बेरी ने इसराइल पर पलटवार किया है और कहा है कि सीरिया से हथियार भेजने की कहानी झूठ का पुलिंदा है। ये हथियार कौन भेज रहा है, ये कहानी क्यों सुना रहा है। लेबनान पार्लियामेंट के स्पीकर हैं नबी बेरी। उन्होंने मंगल को इसराइल के ताज़ा इल्ज़ामों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, सीरिया से लेबनान में हथियार भेजे जाने वाली बात साफ झूठ और मनगढ़ंत दावे क्यों करते हो। बेरी ने कहा कि अमेरिका के पास निगरानी और जासूसी की ज़बरदस्त ताकत है और वो जानता है कि ये दावे बिल्कुल बेबुनियाद हैं। अगर ऐसा सब कुछ हो रहा होता तो अमेरिका को पता नहीं चलता, और अगर अमेरिका को पता नहीं चल रहा है तो फिर सवाल उठते हैं उसकी इंटेलिजेंस पर। इसराइल की झूठी प्रचार मुहिम और वॉशिंगटन की चुप्पी पर नबी बेरी ने कहा, अगर सच में हथियारों की आमद होती तो अमेरिका सबसे पहले सबूत लहराता, लेकिन जब बात झूठ की हो तो सिर्फ इल्ज़ाम गूंजते हैं, सबूत नहीं। असल में अभी जल्दी इल्ज़ाम लगे थे कि सीरिया से फिर से हिजबुल्लाह को हथियार मिल रहे हैं, है ना। तो इसी को लेकर ये बयान आया है कि क्यों हमले के बहाने तलाश रहे हो। खबर ईरान से, जहां की आर्म्ड फोर्सेस के जनरल स्टाफ ने उन तमाम रिपोर्ट्स को सख्ती से झूठ करार दे दिया है जिनमें यह कहा जा रहा था कि ईरान ने किसी मुल्क के साथ हथियारों की खरीद और फरोख्त या फौजी ताउन किया है। जनरल स्टाफ के पब्लिक रिलेशंस सेंटर की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कुछ ऐसे लोग जो ना तो ईरानी फौज का हिस्सा हैं, ना उनके पास कोई इख्तियार है, उन्होंने हाल ही में फौजी व डिफेंस कॉपरेशन से जुड़ी बातें कही हैं। हम साफ कर देना चाहते हैं कि इस तरह के तमाम बयान नाकाबिले एतमाद और बेबुनियाद हैं। बयान में मीडिया को भी हिदायत दी गई है कि बिना इस सेंटर के तस्दीक किए किसी भी किस्म की खबर या मालूमात को न छापा जाए और ना ही फैलाया जाए। यानी ईरान के फौजी रिश्तों या हथियारों की डील के किसी भी बयान पर जब तक फौज का ऑफिशियल ऐलान ना हो जाए उसे बेकार और गैर मोतबर माना जाए। मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, ईरान के नाम पर बड़ा सामान बेचा जाता है। ईरान के चाहने वाले भी ये सामान बेचना और ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन ईरान की फ़ौज कह रही है, भैया हथियार नहीं बेच रहे, हम खरीद नहीं रहे, काहे हमें बदनाम कर रहे हो, हमला करवाने की एक और नई प्लानिंग करवा रहे हो। तो ईरान के नाम पर ईरान का ये हो गया, ईरान ने वो कर दिया, ईरान ने एक। भाई आराम से, ईरान को एलियन मत बनाओ, ईरान को एक मुल्क रहने दो जो तरक्की करना चाहता है। बढ़ते हैं आगे। सूडान ने कहा है कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक मकसद पूरा नहीं हो जाता, यानी जंग बंद नहीं होगी और इंसानी तबाही जारी रहेगी। सूडान के डिफेंस मिनिस्टर हसन कबरून ने ऐलान किया है कि अमेरिका के सीज फायर के प्रपोजल के बावजूद सूडान की ऑफिशियल आर्मी लड़ाई जारी रखेगी। सूडान के सरकारी टीवी पर उन्होंने कहा कि हम अमन की कोशिशों का एहतराम करते हैं, मगर सूडानी आवाम अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हटेगी। दोस्तों, 2 साल से जारी इस जंग में लाखों लोग बेघर हुए हैं, हज़ारों मारे जा चुके हैं और अब लड़ाई नए इलाकों में फैलने लगी है। हाँ, मैं आपको बता दूं, सूडानी आर्मी का मतलब है सूडान की ऑफिशियल आर्मी, जिसे दुनिया एक आर्मी के तौर पर तस्लीम करता है, लेकिन इनकी लड़ाई है उन बागी RSF वालों से जिन्होंने अल-फाशर पर कब्जा किया है। सूडान से एक और खबर है, अबू लुलू गिरफ्तार हो गया है। सूडान की जंग का बदनाम चेहरा अब हथकड़ियों में जकड़ चुका है। ये सूडान का कसाई कहलाता है। सूडान के अल-फाशर शहर में खौफ और बर्बरियत की निशानी बन चुका अबू लुलू यानी ब्रिगेडियर जनरल अल-फातह अब्दुल्ला इदरीस आखिरकार गिरफ्तार हो गया। उसकी गिरफ्तारी की तस्वीर 2 रोज़ पहले आ गई थी, हमने देखी थी, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो पाई थी कि अबू लुलू है। दिख तो रहा था लेकिन डिटेल्स नहीं थी। तस्दीक अब हुई, खबर अब आई। ये वही शख्स था जो वीडियोस में निहत्थे सूडानी लोगों को कत्ल करते हुए मुस्कुराता दिखा था। अबू लुलू RSF का ही फौजी अफसर है। RSF ने ही उसे हथकड़ियाँ डाली हैं और उसकी तस्वीर भी जारी की है। RSF ने कहा है कि ये गिरफ्तारी दारफुर में जारी जुल्म से अपने आप को अलग दिखाने की हमारी कोशिश है, मगर अपना सवाल बाकी है, क्या एक गिरफ्तारी से बेकसूरों का खून रुक जाएगा? क्या एक अबू लुलू ने अल-फाशर शहर में, दारफुर सूबे में सिर्फ एक शख्स ने कत्लेआम किया था? बाकी लोगों का क्या? उनको सज़ा कब मिलेगी और ये कत्लेआम कब रुकेगा? यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटरेस ने एक वार्निंग दी है। कहा है कि सूडान की जंग
قابو سے باہر ہو چکی ہے۔ اینٹونیو گٹریس نے دوحہ کانفرنس میں کہا کہ سوڈان میں حالات ناقابل برداشت ہو چکے ہیں۔ RSF نے دارفور کے شہر الفاشر پر قبضہ کر لیا ہے اور لاکھوں لوگ بھوک، بیماری اور وائلنس سے مر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوراً جنگ بندی کی ضرورت ہے، ورنہ سوڈان نقشے پر صرف راکھ کے طور پر بچے گا۔ برطانیہ اور سعودی عرب کے رشتے مضبوط ہو رہے ہیں۔ برٹش وزیر خارجہ یعنی فارن منسٹر جاوید کوپر نے ریاض میں کہا کہ برٹن سعودی عرب کے ساتھ رشتے اور مضبوط کرے گا۔ العربیہ کو دیے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ صرف ڈپلومیٹک نہیں بلکہ ایک تاریخی دوستی ہے۔ فلسطین اسرائیل مسئلے پر انہوں نے کہا 2 ریاستی حل ہی دونوں قوموں کے لیے امن کی گارنٹی ہے۔ اس خبر میں اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا، تو اس سے زیادہ کچھ پڑھوں گا نہیں۔ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کی صدر انالینا بیرباک نے کہا ہے کہ بڑھتی گلوبل ناانصافی کے خلاف دنیا کو ایک جٹ ہونا ہوگا۔ قطر میں ہوئی دوسری ورلڈ سمٹ فار سوشل ڈیولپمنٹ میں انہوں نے دوحہ پولیٹیکل ڈکلیریشن پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ترقی کی جنگ کے لیے ایک نیا بوسٹر شاٹ ہے۔ اس اجلاس میں 40 ملکوں کے سربراہ، 170 منسٹر اور 14,000 ڈیلیگیٹس نے شرکت کی۔ یہاں دنیا نے مل کر پھر سے یہ وعدہ کیا کہ ترقی اور انصاف کی لڑائی اب بھی جاری ہے۔ حج اور عمرہ کے لیے نئی ڈیجیٹل کرانتی کا آغاز ہو گیا ہے۔ آپ کے لیے اچھی خبر ہے، اب آپ سیدھے اپلائی کر سکتے ہیں۔ بچولیوں کا رول لگ بھگ ختم ہونے جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے 1447 ہجری یعنی سال 2026 کے حج کے لیے نسک حج ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے درخواستوں کی شروعات کر دی ہے۔ اب کسی ٹریول ایجنسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہر مسلمان سیدھے hajj.nusuk.sa پر اپلائی کر سکتا ہے۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ اس قدم کا مقصد ہے درخواست کا عمل آسان کرنا، ٹرانسپیرنٹ اور محفوظ بنانا اور عازمین حج یعنی حج یاتریوں کو ٹھگوں سے بچانا۔ امید کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی کر کے دی گئی یہ کئی ساری خبریں پتہ نہیں آپ کو اچھی لگی نہ لگی ہوں، لیکن انفارمیشن دینے کا طریقہ آپ کو پسند ہے۔ کچھ کل لوگوں کی شکایت تھی کہ اردو بڑی سخت ہو گئی۔ کسی نے پوچھا پاکستان کا چینل ہے یا انڈیا کا چینل ہے؟ پاکستان کا ہے تو کوئی بات نہیں، انڈیا کا ہے تو آسان اور زبان کریے اپنی۔ اردو ہندوستان میں پیدا ہوئی تھی، پتہ نہیں کس کی لینگویج بتا دیا گیا ہے، دونوں ہی ملک میں بولی جاتی ہے۔ خیر، میں تھوڑی ہندی لاؤں گا۔ بہت سے لوگوں کو، مجھے معلوم ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندی اردو کم آتی ہے، تو آپ تھوڑا اور ہندی میں کریں گے تاکہ سب کو آسانی سے پیغام مل جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔